नमस्कार दोस्तों, मिसाल बेमिसाल प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, मिसाल बेमिसाल प्रोग्राम में आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आए हैं जिन्होंने समाज सेवा का एक बहुत ही अलहिदा तरीका इजाद किया है। गढ़वाल की यमुना घाटी की तरफ अगर हम जाएं तो बड़कोट, मोरी, नौगांव, ये जो पूरा जो बेल्ट है, इस बेल्ट में जो है समाज सेवा का काम कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर कपिल देव रावत की। कपिल देव रावत इस इलाके में या कहूँ कि पूरे उत्तराखंड में एक बहुत तेजी के साथ उभरता हुआ नाम है। और इन्होंने जो रास्ता चुना दोस्तों, वो बिल्कुल एक अलग रास्ता इसलिए है क्योंकि BAMS इन्होंने किया और उसके बाद रामनगर के पास पिरमुद्वारा में इनकी पोस्टिंग हुई। कुछ समय इन्होंने वहां पर काम किया, काफी कम समय, और उसके बाद इनके अंदर जो कुछ फितूर चल रहा था बचपन से ही कि कुछ मुझे अलग करना है, इनको लगा कि डॉक्टरी के पेशे में ये अपना सबसे सर्वोत्तम नहीं दे पाएंगे, तो इन्होंने तुरंत फैसला लिया कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है। नौकरी से इस्तीफा दिया और निकल पड़े यहाँ से 400 किलोमीटर दूर अपने बड़कोट के इलाके में, यमुना घाटी के इलाके में। और वहां पर जाकर गांव में गए, गांव के बुजुर्ग से पूछा कि दादाजी प्रणाम, आपको क्या पेंशन मिलती है? जवाब मिला कि नहीं, 1 साल हो गया पेंशन नहीं आई है। तो उनके कागज पत्तर लेकर निकल पड़े समाज कल्याण ऑफिस उत्तरकाशी में, और वहां से उनकी पेंशन का जो काम अटका पड़ा था, जो फाइलें दबी पड़ी थी, उनको खुलवाई, उनको निकलवाया और उनकी पेंशन उनको दिलवाई। इसी तरह से पूरे इलाके के कई सारे दर्जनों लोगों की पेंशन इन्होंने जो है फिर से रेन्यू करवाई। इसके अलावा अलग अलग तरह से ये काम कर रहे हैं कपिल देव रावत। उनकी काम करने का तरीका बहुत त्वरित होता है, एकदम तत्काल राहत वो लोगों को देने के काम करते हैं। और देहरादून में जो लोग इलाज के लिए आते हैं उनके लिए वहाँ पर 24 घंटे तत्पर रहते हैं उनकी सेवा में, हॉस्पिटल में उनको कोई दिक्कत ना हो। और कोशिश करते हैं कि लोगों को देहरादून आना ही न पड़े। वो अपने पूरे यमुना घाटी के इलाके में जो है बाहर से, दिल्ली से, एम्स से, देहरादून से डॉक्टर्स को बुलाकर वहाँ कैंप लगाते रहते हैं, हेल्थ कैंप। तो बिल्कुल अलग तरीका इजाद है दोस्तों। कई तरह से समाज कार्य हुए हैं और काफ़ी लंबा चलता है संघर्ष लोगों के हक हकूक को लेने का, लेकिन कपिल देव रावत थोड़ा सा तात्कालिक राहत देने का बहुत काम कर रहे हैं दोस्तों। इनका सबसे बड़ा काम जो मैं बताऊं आपको कि जो पूरा जौनपुर का जो इलाका था उसको आरक्षण की सूची में डाल दिया गया था कि यहाँ पर लोग में अभी पिछड़ापन है, अभी लोगों के पास इतने संसाधन नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, तो उसको OBC की कैटेगरी में रख दिया गया था। लेकिन दुखद बात ये थी कि वहाँ पर वहाँ के युवाओं को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। कपिल देव रावत के संज्ञान में जैसे ही ये बात आई तो उन्होंने वहाँ के 3 से 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, जिसे वो सरकार की कलमी भूल कहते हैं। यहाँ पे जो उत्तराखंड सरकार के जो कागजात थे, जो फाइलें थी, उनमें वो OBC इलाका दर्ज ही नहीं हुआ था। देखिए कितनी बड़ी भूल है। और इतने सालों से, लगभग मुझे लग रहा है कि 1 दशक शायद हो चुका है इस OBC आरक्षण को लागू हुए, तो तब से अभी तक वहाँ के युवाओं को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर युवाओं को इस आरक्षण का फायदा दिलाने के लिए काम किया और आज वो बिल्कुल रोल मॉडल हैं, हीरो हैं वहाँ के युवाओं के। तो लगातार उनकी यात्रा जारी है, वो तरह तरह के कामों को ले रहे हैं। सरकार अगर वहाँ पर कोई घोषणा करती है तो उसको बिल्कुल ध्यान से वो सुनते हैं और तत्काल फैसला लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हुई है, तो तुरंत उसको सरकार के सामने उस बात को लेकर जाते हैं कि आपने यहाँ पे ये गलत किया है, इसको इस तरह से करेंगे तो लोगों का ज़्यादा भला होगा। तो एक तरह से सब कुछ त्वरित कार्रवाई वो करते हैं। तो कपिल देव रावत आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं। और दोस्तों, इस प्रोग्राम की, इस मिसाल बेमिसाल प्रोग्राम की मेजबानी कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के जाने माने गांधीवादी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, फ्रीलांस पत्रकार, घुमंतू पत्रकार और यहाँ के तमाम सारे सामाजिक सरोकारों से बहुत गहराई से जुड़े हुए प्रेम पंचोली उनसे बात कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बातचीत बहुत पसंद आएगी और आपके लिए प्रेरणादायी भी होगी। तो लीजिए पेश है दोस्तों डॉक्टर कपिल देव रावत से प्रेम पंचोली की ये बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी प्रेम पंचोली। आज हमारी खास मुलाकात है यमुना घाटी के उल्लेखनीय सामाजिक काम करने वाले डॉक्टर कपिल देव रावत से और उनसे मुखातिब होते हैं। उन्होंने अपने क्रम को एक सामाजिक क्रम बनाया है और सरकारी सेवा को त्याग कर सामाजिक क्षेत्र में लगे हुए हैं और आजकल वो पूरे यमुना घाटी में युवाओं के आदर्श हैं
और ऐसे कपिल देव रावत का हम आज स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सिर्फ मैं बातचीत में आपको ले जाऊंगा कि ये जो सारी चीजें अभी आपने जो सोचा, सरकारी सेवा से भी आपने कहा कि मैं इस सरकारी सेवा नहीं करूंगा और मैं समाज सेवा करूंगा, तो ये इस तरह का जो आपको जो ये दृष्टि मिली, ये कहाँ से मिली? थोड़ा सा हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं। नमस्कार पंचोली जी, आपने अच्छा सवाल मुझसे किया। मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपने स्कूल की लाइफ में था जी, तो स्कूल की लाइफ से ही आदमी के अंदर जो समाज की जो पीड़ा होती है, ये अचानक एकदम जादू की तरह नहीं आती है जी। ये धीरे धीरे आदमी के अंदर आती है जी। और फिर उसको समझने का मौका, करने का मौका मिलता है जी। तो मुझे लगता था कि जब मैं अपने स्कूल के टाइम, जब हम 30 बच्चों के साथ बैठते थे, जब मैं 30 बच्चों के साथ बैठता था, तो मुझे उसी टाइम लगता था कि जैसे 30 बच्चों की क्या समस्या होती है, या क्लास के अंदर एक जिम्मेदारी क्या होती है कि जैसे मास्टर जी बैठे हैं, चौक लाना है या डस्टर को लाना है। तो मतलब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा जी। फिर मैं, मेरी स्कूलिंग से फिर पढ़ाई समाप्त हुई, मैं कॉलेज की ओर बढ़ा जी। फिर जब मैं बड़े कॉलेज में, जब देहरादून में मैं आया जी। तो यहाँ पर भी मेरे अंदर, जैसे मैं देहरादून कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो मेरे हुनर को देखते हुए जी। टीचर ने मुझे क्लास का सीआर बना दिया। अच्छा। और जब मुझे क्लास का सीआर बनाया गया, तो उस सीआर बनने के बाद मेरे मन में एक मतलब नई चीज आई कि अब मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है कि मेरे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो मुझे 100 बच्चों से कुछ हटकर काम करना है जी। एक जिम्मेदारी होती है। तो तब से मुझे लगा कि जैसे किसी बच्चे को कोई छोटी समस्या होती थी, किसी बच्चे के पास सपोज कोई अपनी नजदीकी कोई परिस्थिति है, यानी कि आप छात्र नेता भी रहे। जी। तो मतलब बोलने मतलब ये कि मैं उसके सहयोग के लिए रात दिन खड़ा मिलता था। धीरे धीरे मैंने अपनी हायर एजुकेशन, मैं डॉक्टर की पढ़ाई की। डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद मेरा पीरू मदारा नैनीताल में मेरी पोस्टिंग जब मेरी नैनीताल में हुई, तो मुझे उस समय मेरे मन में एक बात बार बार एक पिन की तरह चुभती थी। अच्छा। कि मतलब समाज के अंदर अपने के लिए जीना और अपने के लिए पैसा कमाना और अपने परिवार को पालना, ये कोई बहुत बड़ी बात, ये मतलब पूरी दुनिया करती है जी। मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ ऐसे कार्य करने हैं कि डॉक्टर में मैं एक मरीज की सेवा कर सकता हूँ जी। इसमें फाइनली आपको लगता है कि मैं एक मरीज की सेवा कर सकता हूँ और डॉक्टर के पास एक मरीज आता है जी। लेकिन मैंने समाज सेवा का फील्ड जी। आज के युग में आप देख सकते हो कि आप किसी भी पेरेंट्स को अगर पूछोगे कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, तो उनका एक ही जवाब आएगा कि मैं अपने बच्चे को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहता हूं। पर एक भी पेरेंट्स ये नहीं कहेगा कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा समाज सेवी बनाना चाहता हूं या अच्छा पॉलिटिशियन बनाना चाहता हूं। और लेकिन वही लोग आज बोलते हैं कि हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे क्षेत्र के जो पॉलिटिशियन है वो अच्छे नहीं है। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जब तक समाज के अंदर एजुकेटेड लोग या अच्छे सोच वाले लोग जब तक उनकी उत्पत्ति नहीं होगी, तो हमारा देश विकास के दृष्टि से भी बैक होता चले जाएगा। तो ये बताओ, आप पेरूमदार में रहे, रामनगर के पास में नैनीताल में, कितने समय आप वहां रहे? मैं वहां पे जैसे मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला जी, तो ज्वाइनिंग लेटर के बाद 2 महीने के बाद जी मैंने वहां पर नौकरी का रिजाइन दे दिया। तो सरकार ने पूछा नहीं कि आपने पहले नौकरी कर दी, इतना खर्च किया सरकार ने आप पे, फिर आप नौकरी छोड़ गए? सरकार क्या जवाब पूछा ही, लेकिन सरकार के साथ साथ एक आदमी के जो समाज के अंदर जो अपने लोग होते हैं, मैं थोड़ा आपको बता दूं ना हमारे श्रोताओं को कि आपने सरकार को जवाब क्या दिया? मैंने सरकार को, जब मुझे उनका जवाब आया कि आप क्यों छोड़ना चाहते हो, तो मैंने उनको ये कहा कि एक मेरा एक व्यक्तिगत मैटर है और मैं कुछ समाज के लिए या मैं कुछ अपने जीवन में कुछ नया करना चाहता हूँ। और इस चीज को भी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कैसे कर रहे हो। हाँ, वो तो सवाल हम भी करना चाहेंगे। ठीक है, निस्वार्थ भाव से। देखो, आज मैं डॉक्टर था, डॉक्टर में मैं मरीजों को देख सकता हूँ, लेकिन ये समाज सेवा का फील्ड मैंने अपने जीवन में इसलिए चुना कि यहाँ पे मैं मरीजों के साथ साथ एक समाज के अंदर उस व्यक्ति की पीड़ा को भी समझ सकता हूँ जिस व्यक्ति की पीड़ा को गांव का प्रधान भी नहीं समझ सकता है।
तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि छात्र जीवन से डॉक्टर कपिल देव रावत पूरे सामाजिक गतिविधियों में जुड़े रहे। देहरादून से लेकर के स्कूलिंग, जो उनकी प्राइमरी स्कूलिंग हुई, उस पूरे छात्रों का उन्होंने नेतृत्व किया और छात्रों का नेतृत्व करते करते उन्होंने समाज की पीड़ा को समझा। उसके बाद वो सरकारी सेवा में गए, तो 2 महीने तक उन्होंने जो सेवा करी हेल्थ के क्षेत्र में, वहां भी उन्होंने गरीब लोगों को और ग्रास रूट के लोगों को समझा और समझा कि ये पीड़ा बहुत गहरी है और उनको लगा कि हमें इस इंस्टीट्यूशन से, सरकारी के इंस्टीट्यूशन के दायरे से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और वो अपने घर लौट आए बड़कोट के अंदर। डॉक्टर साहब, सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब बड़कोट लौटे वापस, यानी कि मुझे लगता है कि वो 400 किलोमीटर का एक सफर था बड़कोट और पेरू मदार में, आप वापस लौटे और बड़कोट मुझे लगता है कि यमुनोत्री के पास में है, तो आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे आपको संतुष्टि मिलती है? देखो पंचोली जी, जब मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था, तो हल्द्वानी के बाद जब मैंने अपना एक मन बना, हल्द्वानी यानी कि पीरू मदार में? पीरू मदार में, हाँ, हल्द्वानी तो रामनगर के पास। जी। तो मैंने एक मन बना लिया कि मुझे आखिरकार अब नौकरी से रिजाइन देना है और मुझे समाज के लिए कुछ हटकर कार्य करना है। चैलेंज बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं एक, जिसको बोलते हैं कि आज का जो युवा है वो चाहता है कि मुझे नौकरी मिले जी। नौकरी मिलने का मतलब उसका दिनचर्या चलना, और वो चीज मुझे मिल रखी थी और उस चीज को मैं छोड़ के अंधेरे की ओर भाग रहा था। तो जीवन में एक चैलेंज तो था, पर मुझे वो कार्य जीवन में करना अच्छा लगता है जिसके लिए लोग ये कहते हैं कि वो काम नहीं। और मैं चल दिया बड़कोट। जब मैं बड़कोट में नया नया गया, मैं लोगों से मिला, अपने बुद्धिजीवी लोगों से मिला। आपकी तब शादी हो चुकी थी क्या? हाँ, मेरी शादी उस टाइम, जब मैंने नौकरी से रिजाइन दिया तो शादी की मेरी बात तो हो रखी थी, पर शादी मेरी नहीं हुई। तो क्या बात, उन्होंने मना नहीं किया आपको कि आप नौकरी छोड़ दो और आप क्यों शादी करें बेरोजगार आदमी से? देखो आदमी का एक जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा। और लक्ष्य के आगे मतलब फैमिली को थोड़ा सा मैं इस चीज से दूर रखता हूँ। अच्छा। मुझे क्या करना है। नहीं, उनको आपने कैसे समझाया? मैंने ये बोला कि देखो भाई, मुझे कुछ समाज के लिए नया करना है और वो मैं इस नौकरी में रह के नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं 40% कर सकता हूँ, पर मुझे तो 100% करना है ना। अच्छा। तो मैं इसलिए बड़कोट, तो वो समझ गए, वो समझ आपके ससुराल पक्ष वाले वो समझ गए थे। क्या बात है जी, ठीक है। तो दूसरी चीज, मैं जब बड़कोट की ओर मैं बढ़ा, मैं लोगों से मिला, तो वहां पे जब मैं छोटी छोटी समस्या, मैं पहले बहुत बड़ी समस्या पे नहीं गया। अच्छा। मैं छोटी छोटी समस्या लोगों के, कि जैसे अपने किसी गांव में जाता था, मैं बुजुर्गों से मिलता था। अच्छा। मैं उनसे पूछता था कि दादाजी प्रणाम, क्या आपकी पेंशन आई? अच्छा। वो कहते थे कि नहीं, पेंशन तो 1 साल हो गया, नहीं आई। अच्छा। तो मैंने उनसे वो पेंशन के सिलसिले में समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं क्षेत्र में उस टाइम नया था जी। जितना मुझसे हुआ मैंने उनके कागज इकट्ठे करके समाज कल्याण ऑफिस में जाके जो जितना मुझसे प्रयास हुआ मैंने किया। थोड़ा नंबर बताएंगे कितने लोगों को पेंशन लगी होगी? मुझे लगता है कि मतलब जो मैंने कोशिश की, तो मैंने 20-25 लोगों के पेंशन के कागज ले गए थे। तो वहां पे जो अधिकारी थे, मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये होती है कि देखो, आदमी अकेले काम नहीं कर पाता है, हर आदमी एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ है। तो मैं जब समाज कल्याण ऑफिस में गया, वहां के जो अधिकारी बैठते थे, उन्होंने मेरी भावना समझी। 1-2, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने सारे काम किए, पर पहले राउंड में जब 5-6 लोगों के काम हुए और वो जब उसके बाद मुझे मिले, तो जब उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा, तो मेरे अंदर एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा दोबारा आई। तो इसका मतलब वृद्धा पेंशन से आपने अपने काम की शुरुआत की। ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं समाज की ओर बढ़ा, मैं युवाओं से मिला जी। तो 2011 में जी हमारा मतलब सेंटर ओबीसी हमारे उत्तरकाशी और थत्यूर, मतलब रवाई और जौनपुर, ठीक, 2 जगह। उत्तरकाशी पूरा डिस्ट्रिक्ट? हाँ, उत्तरकाशी जो पूरा डिस्ट्रिक्ट तो अब हुआ। अच्छा। पर उस समय रवाई और नौगांव, बड़कोट, नौगांव, पुरोला और मोरी ब्लॉक और टीरे डिस्ट्रिक्ट का थत्यूर वाला। ओके। तो मैंने सोचा चलो बहुत अच्छी बात है, पिछड़ी जाति में घोषित हुआ था, पिछड़ी जाति में सेंटर ओबीसी। अच्छा। तो मुझे खुशी हुई कि चलो यार, कम से कम सेंटर ओबीसी में मेरा क्षेत्र है और मुझे गर्व होता है। गर्व इस चीज का होता है कि हमारे उत्तराखंड अगर मेरे देश की कोई सेवा कर रहा है, तो सबसे ज्यादा सैनिक मेरे उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद हमारा सौभाग्य कि मेरे उत्तराखंड से सबसे ज्यादा सैनिक इस देश की सेवा में लगे हुए। बिल्कुल। और खुशी होती है हमें। तो मैंने जब इस चीज के बारे में लोगों से ट्राई किया, 1-2 मुझे लड़के मिले, उन्होंने मुझे ऐसी एक बार मजाक में कहा कि भैया, हम जब फॉर्म भरते हैं, अच्छा, तो ओबीसी से लड़के निकल नहीं पाते हैं।
इसका क्या कारण? हाँ, मतलब ओबीसी का फायदा उनको नहीं मिल रहा, नहीं मिल पाता था, पर मैं भी समझ नहीं पाया। पर ओबीसी तो हो चुका था। अच्छा, हो चुका था, मतलब 2011 में हो चुका था। ठीक है। तो मैं जब एक दो बार ऐसी लोगों से मिला, तो मैं एक बार बुजुर्ग आदमी से मिला, तो उनकी लड़की का दिल्ली में किसी बैंक में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। पर जब उनकी ज्वाइनिंग थी, तो वो मामला जब एनसीवीसी में, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लासेज में, जब हमारे क्षेत्र का ओबीसी का मामला गया, तो उसमें देखो कोई बताने वाला नहीं था, पर वो उनका कोई नजदीकी का अधिकारी था, उसने सारी चीज जब बताई, तो उस बुजुर्ग ने मुझे बताई। तो रिबेट उसको वहां मिला नहीं? हाँ, नहीं मिला। एनसीबीसी में वो मामला नहीं मिला था, बल्कि हम उसको वापस होना पड़ा नौकरी से, उसको वापस होना पड़ा। अच्छा। उस लड़की को वापस होना पड़ा। उसका कारण क्या था कि जब एनसीबीसी में हमारा क्षेत्र का ओबीसी का मामला जाता था, तो उसमें हम उत्तराखंड के शो न करके यूपी का शो हो रहा था। इसको मैं एक सरकार की कलमी भूल कहूंगा। ठीक ठीक ठीक। तो उस समय मेरे क्षेत्र में कई लोग मिले कि इस काम को हम करेंगे, इस काम को हम करेंगे, सबने हामी। तो ये तो पूरा 5 विधायक होते हैं इस पूरे वो बैकवर्ड क्षेत्र, जो इलाका पूरा बैकवर्ड एरिया है, तो पूरे 5 विधायक होते हैं जी। तो उनके नजर में ये बात नहीं आई? उनके नजर में ये बात थी। अच्छा। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, कोई सामान्य आदमी या कोई विधायक, पद बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज अगर कुछ है तो आपके अंदर हुनर। तो इसमें हुआ क्या हुआ? उसमें ये हुआ था कि जब मैं ये सारी चीजों से मैं वाकिफ हुआ, अच्छा। तो मैंने एक मन बना लिया था। अच्छा। मैंने सबसे पहला जो लेटर लिखा, मैंने एसडीएम बड़कोट को लिखा। अच्छा। एसडीएम बड़कोट के बाद मैंने वो लेटर डीएम के, मतलब मैं सीढ़ी नुमा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा। धीरे धीरे मैं यहाँ पे सचिव से मिला। अच्छा। धीरे धीरे मैं यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी से मिला। तो मुझे कम से कम इस काम को करवाने में 11-12 महीने का समय लगा, और आखिरकार चीफ सेक्रेटरी महोदय को, सरकार को भी, प्रशासन को भी झुकना पड़ा कि वास्तव में ये हमारी कलमी भूल है। और उस भूल के कारण मैं ये कहता हूं कि 2011 से लेकर और 16 के बीच तक मेरे लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। तो यानी कि मतलब पूरा री एडिट किया गया, जियो को री एडिट किया गया है, और उसको माना कि गलती हुई है। सरकार से बहुत बड़ी गलती थी। और मैं इसमें माननीय श्री रामानंद स्वामी जी का, जो उस समय 2016 में चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस जो ये पूरा जियो दोबारा निकाला गया, तो इसको आप कह सकते हैं आंकड़ों में कि कितने युवाओं को इसको फायदा मिला होगा आप अब तक? देखो, जितनों को तो घाटा हुआ वो तो बेचारे, वो तो गए, उनके जवाब तो कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल। क्योंकि जो आदमी 2011 में 35 साल का था, हाँ, और आज 16 हो चुका है, तो उसकी तो डेट निकल, उम्र चली गई। पर जो अभी देखो, जो चला गया, वो उसके बाद जो लोग शुरू रहा हुआ है वो ज्यादा है। तो जो उसके बाद शुरू हुआ है, कितने लोगों, कम से कम ये मान के चल लो कि कम से कम 3-4 लाख युवाओं का इसमें फायदा हुआ। और आज मुझे खुशी हुआ है। तो इसके अलावा आपके संतुष्टि के लिए कुछ और काम है जिससे आपको बहुत संतुष्टि मिलती है? देखो, संतुष्टि ये है कि देखो, आज मैं डॉक्टर था, तो संतुष्टि मुझे ये मिलती है कि मैं डॉक्टर का फर्ज भी अपना पूरा अदा करता हूँ। अच्छा। अपने क्षेत्र की पीड़ा को समझता हूँ। जो आपका प्रोफेशनल है? जी, प्रोफेशन। तो मैं अपने क्षेत्र में क्या करता हूँ कि जैसे जितने भी मेरे डॉक्टर्स, चाहे मेरे बॉस लोग हों, चाहे मेरे मित्र लोग हों, मैं दून हॉस्पिटल से या अच्छे जैसे एम्स हॉस्पिटल से अच्छे डॉक्टरों को बुलाकर अपने क्षेत्र में फ्री ऑफ कॉस्ट, साथी डॉक्टर जो आप हैं उनको मैं वहां पे ले जाकर उस तबके को मैं फायदा दिलाता हूँ जो बेचारे देहरादून आने में भी असक्षम है। कैंप लगाते हैं? कैंप लगाता हूँ। तो और उस कैंप से मैं अब तक बोल सकता हूँ कि हजारों लोगों को फायदा हुआ है। अच्छा। और जैसे दून हॉस्पिटल में भी मैं, जितने भी मेरे क्षेत्र से लोग आते हैं, मैं सभी लोगों का वहां पे सहायता करने के लिए हर समय रात दिन खड़ा मिलता हूं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आजकल आप किस विषय पे, किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, थोड़ा आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे? देखो पंचोली जी, मैं हर दिन कुछ नए करने की सोचता हूं, और आजकल जो मेरा मेन फोकस है अपने नगर पालिका बड़कोट और रवाई क्षेत्र के लिए, कि मैं देखता हूं कि बड़कोट में दिन प्रतिदिन मेरे पूरे रवाई क्षेत्र में 200 से भी जो अधिक गांव हैं, उन गांव के लोग अब नगर पालिका में बस चुके हैं। और वहां पे जो दिन प्रतिदिन जो ज्यादा मुझे समस्या लग रही है वो पानी की समस्या है। उसका कारण क्या है कि बरसात में तो पानी लगभग ठीक आता है, पर जैसी समर, जैसी गर्मियों का सीजन आता है, पानी के जो हमारे स्रोत हैं वो सूखने की तगार पर रहते हैं। अच्छा। और जो पानी आता है
वो होटल्स जितने भी व्यवसाय हमारे यमुनोत्री रोड पर हैं, वो उनके खुलने से वो पानी वहां समा जाता है जी। तो मैं पानी की समस्या को लेकर जी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर और अभी मैं माननीय मंत्री जी से, जो हमारे प्रकाश पंत जी हैं जी, पेयजल मंत्री हैं अभी, तो उनसे भी मैं मिल चुका हूं और उनसे भी मुझे सकारात्मक निर्देश मिला है और मुझे लगता है कि जल्द ये पानी की समस्या भी मेरे नगर पालिका में दूर होने वाली है। ठीक है। दूसरी चीज, मुझे बार बार लगता था कि जब मेरे बाहर के जितने भी तीर्थयात्री, वो जब यमुनोत्री विश्व प्रसिद्ध धाम है और उसका पहला पड़ाव, जो मुख्य पड़ाव है, वो मेरा नगर पालिका बड़कोट है। ठीक है। मतलब यात्री वहां से होकर यमुनोत्री जाते हैं और आज की डेट में सड़क, चिकित्सा और आप शिक्षा में कहना चाहूंगा, ये सबसे मेन चीजें हैं। तो वहां पे स्वास्थ्य की समस्या है, स्वास्थ्य की जो समस्या है वो मेरा प्रथम पड़ाव नगर पालिका होने के बावजूद भी जो बड़कोट की स्वास्थ्य सुविधा है वो मतलब कहने लायक बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति। तो कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है वहां पर? बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है। अच्छा। पर उस बिल्डिंग और हॉस्पिटल का क्या करना है? और मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, पर वो डॉक्टर भी क्या करेंगे जब उनके पास, यानी कि सुविधा है पर व्यवस्था अधूरी है, कोई जांच मशीन नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी काम करता हूं, तो मैंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिल के आज मैंने मुख्यमंत्री से लेकर और प्रधानमंत्री जी को अपने पत्राचार के माध्यम से अवगत करवाया। स्वास्थ्य जो सुविधा है बड़कोट की, उसके आप प्रधानमंत्री को आपने लिखा, अवगत कराया और मुझे खुशी होती है तो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पत्र का मुझे 15 दिन में जवाब दिया और उस पत्र में कॉपी टू कपिल देव रावत और कहा गया, उस पत्र में चीफ सेक्रेटरी महोदय को आदेश किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सुविधा को जल्दी इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन दूसरा काम आप जाते जाते बताएंगे, कोई दूसरा काम है जिसपे आप और काम करना चाह रही हैं? दूसरा काम यमुना घाटी में पंचोली जी, अभी 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और श्री नितिन गडकरी जी ने जी देहरादून के परेड ग्राउंड में जी एक ऑल वेदर जो ड्रीम प्रोजेक्ट आप उत्तराखंड का मानते हैं जी भाई, इसमें क्या किया इन्होंने कि जो 4 धाम हमारे हैं उनको सुलभ और सुगम बनाने के लिए इस ऑल वेदर रोड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। लेकिन मैं भी उस मीटिंग में उस दिन था, उस सभा में था मैं उस दिन। अच्छा। तो जब मैं आगे से सुन रहा था कि ये रोड जी, तो मुझे उस दिन एक तरफ तो खुशी हुई जी, पर दूसरे तरफ मुझे निराशा हाथ लगा जी, कि मुझे लगा कि दिल्ली में बैठकर जिन लोगों ने इन रोड मैपों को, पुराने रूटों को ऑल वेदर रोड में जोड़ दिया, और उसमें दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का कि ये मसूरी, केम्प्टी, नैनबाग, डामटा, नौगांव, बड़कोट वाला मार्ग और बड़कोट टू यमुनोत्री वाला मार्ग ऑल वेदर रोड में इस लाभकारी योजना में छूट गया। तो यमुनोत्री का तो बताया कि यमुनोत्री में ऑल वेदर रोड जुड़ जाएगी, तो ये कहां से जोड़ा? ये इन्होंने उल्टा रूट जोड़ दिया। अच्छा। जिसको हम कह सकते हैं कि ऋषिकेश से आप चंबा, और मतलब मजे वाली बात आप देखो कि इस रूट से जो भी यात्री सफर करेगा उसको ये नैनबाग डामटा वाले रूट से 100 किलोमीटर ज्यादा गाड़ी चलानी होगी। यानी कि जो यमुनोत्री का जो रूट है, पुराना रूट है बाया ऋषिकेश, तो वो गलत है बिल्कुल। और मैं कहना चाहता हूँ वो ज्यादा लंबा पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि देखो सबसे शॉर्टेस्ट मार्ग केम्प्टी, नैनबाग, बड़कोट वाला है। तो जो दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है जी, उसको इन्होंने छोड़ दिया। और मैं उसी दिन से माननीय नितिन गडकरी जी से और प्रधानमंत्री जी से पत्राचार करने लग गया था, और आज 2 साल बीत चुके हैं। मेरे कई पत्र उनको गए, उनके कई पत्र मुझे आए, और मैं अभी देवभूमि डायलॉग कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यूथ के नाते मुझे अपने आवास पे बुलाया था, और वहां पर भी मैंने ये बात रखी थी जी। लेकिन आज मुझे खुशी है जी कि इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी केंद्र में रखा है, और बहुत जल्दी आपकी बात को, मेरी बात को भी, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि ये रोड भी जुड़नी चाहिए। तो हम लोग इस रोड के लिए रात दिन संघर्षरत हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये रोड भी जुड़ जाएगी। ये आपके कहने का आशय ये है कि जो दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसी से ही ऑल वेदर रोड को जोड़ा जाए, यानी कि विकासनगर से जोड़ें या मसूरी से जोड़ें, वो जहां पर भी उनको सूटेबल लगेगा वहां पर जुड़ना चाहिए। और इस रोड को, और ये 100 किलोमीटर का बेनिफिट यात्री लोगों को होगा जो इस जी। और उससे एक चीज और भी है कि मेरे जो रवाई क्षेत्र है,
हमारा जो रवाई क्षेत्र है उसमें जितने भी नकदी फसलें होती हैं या मानवत कोई लोग बीमार हो गए तो कम से कम उनको एक सुलभ यात्री मतलब देखो 4 धाम के बहाने हमारे लोगों को भी उसमें लाभ मिले, यानी कि स्वरोजगार के साधन भी सुलभ होंगे और कई सारी चीजें वहां पर शुरू हो सकती है इस रूट से। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप ये बताएंगे, हमने सुना कि आप देवभूमि डायलॉग में गए हैं और मुख्यमंत्री ने पूरे उत्तराखंड के उन युवाओं को बुलाया जिनके पास एक दृष्टि है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं, और जो देवभूमि डायलॉग हमारे मुख्यमंत्री श्री रावत जी ने आयोजित किया है उसमें आप भी गए। आप बताएं आपने वहां पर क्या बात रखी है? देखो पंचोली जी, मैं देवभूमि डायलॉग कार्यक्रम में 7 सूत्रीय अपने क्षेत्र की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर गया, जिसमें पहली मांग मेरी थी ऑल वेदर रोड, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। दूसरी मांग थी मेरी जो हमारा यमुनोत्री जिला है, पृथक जनपद, वो अलग होना चाहिए। और तीसरे मांग पे मैंने यमुना घाटी विकास परिषद की बात की मैंने वहां पर। और चौथी बात जो मैंने की, हमारा जो तिलाड़ी शहीद स्मारक है या तिलाड़ी शहीद स्थल है, 1930 में अपने वनों को बचाने के लिए एक वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें कई लोग शहीद हुए। तो उस धरती को भी मैं कहता हूं कि एक शहीद स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए सरकार को। चौथी चीज मैं जो स्वास्थ्य सुविधा मैं आपके पहले भी बता चुका हूँ। और छठी चीज मैं पर्यावरण की सुरक्षा, क्योंकि जब हमारे जल और जंगल दोनों चीज रहेंगे तभी हम जीवित रह सकते हैं। है। तो इसके लिए भी कोई ठोस नीति बननी चाहिए। और चौथी चीज पानी की समस्या दिन प्रतिदिन जो हमारे नगर पालिका बरकोट में बढ़ती जा रही है। इन 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और मैंने दमखम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीजें बताई। तो साथियों, ये थे डॉक्टर कपिल देव रावत, और आप लगातार यमुना घाटी के विकास के लिए लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, पत्र व्यवहार जैसे आंदोलन करते रहते हैं और आंदोलन की चीजों को इन्होंने आज की दृष्टि में बदला है। इनका मानना है कि संघर्ष करने से, बहुत बड़े संघर्ष करने से, सड़कों पे चलने से, सड़कों में भूख हड़ताल करने से कितनी समस्या का समाधान होगा, ये लोग ये इस चीज पे कहते हैं। लेकिन इनका कहने का मकसद ये है कि जब तक हम संवादहीनता को खत्म नहीं करेंगे, यानी कि सरकार और जनता के बीच में जो संवादहीनता फैलती जा रही हो, ये संवाद को खत्म करना चाहते हैं और ऐसे संवादहीनता को खत्म करना चाहते हैं जिससे विकास में बाधा पड़ती जा रही है। तो आप विकास तभी होगा जब सरकार और जनता के बीच का संवाद जारी रहेगा। ऐसे कपिल देव रावत आज हमारे खास मेहमान थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कपिल आपका, और आपने जो पूरे युवाओं को एक दृष्टि दी है, पूरे समाज को एक दृष्टि दी है। आप अपने काम पे उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। अगले बार फिर किसी दूसरे शख्सियत से हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।